Hello, dear students. So, in your metrology and instrumentation subject, we had started your chapter number 2, which was your measurement of geometrical tolerance. Okay, उसके अंदर हमने देखा था वेरियस आपके मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट देखा था. मेजरमेंट किसको बोलते हैं उसके बारे में हमने डायल इंडिकेटर देखा था. ओके, डायल इंडिकेटर की मैकेनिज्म देखी थी, उसकी रचना देखी थी. ओके, सो उसके बाद हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और डायल इंडिकेटर का. ओके, और वेरियस टर्म देखी थी जैसे कि स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टर्म था आपका स्क्वायरनेस. ओके, तो वहाँ से हमने पेंडिंग रखा था लास्ट लेक्चर में. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्वायरनेस. ओके, इन द प्रीवियस lecture we had seen two definition, straightness and flatness. So let's see what is squareness. સો સ્ક્વેરનેસની વ્યાખ્યા કરવા માટે સ્ટ્રેટ લાઇન અને અથવા પ્લેનની જરૂર પડશે. ત્યારબાદ તેમની વચ્ચેના કાટખૂણામાં સંબંધને સમજવો જરૂરી બનશે. સો સ્ક્વેરનેસ किसको बोलेंगे? मोस्ट ऑफ आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस होगी, उसके बीच का आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. ओके, अगर वो 90 डिग्री है तो आपका क्या होगा, वो सरफेस स्क्वायर होगी और स्क्वायरनेस उसको हम बोल सकते हैं. सो बिफोर डेट लेट्स रीड इट्स डेफिनेशन. સ્ક્વેરનેસ શું છે? સો બે પ્લેન, બે સ્ટ્રેટ લાઇનો અથવા એક સ્ટ્રેટ લાઇન અને એક પ્લેન એકબીજાને લંબ એટલે કે સ્ક્વેર હોવા માટે તેની પેરેલિઝમની એરર સ્ટાન્ડર્ડ સ્ક્વેરની સાપેક્ષમાં એક કરતાં નિર્ધારિત કિંમત કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. મીન્સ વોટ? that the two planes or two straight lines or a straight line and a plane are said to be perpendicular when the error of parallelism in the relation to a standard square does not exceed a given value. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि स्क्वायर आपका कब होगा, जैसे सपोज आपका स्क्वायर है. ओके, तो स्क्वायर इसको कब बोलेंगे? जब आपकी दो प्लेन और दो लाइन और दो स्ट्रेट लाइन के बीच का आपका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. ओके, तो वही आपकी स्क्वायरनेस की डेफिनेशन है. तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको समझने की ट्राई करते हैं. सो दिस वन इज अ फिगर. ओके, सो इसमें राउंडनेस कैसे चेक करना है, सॉरी स्क्वायरनेस कैसे चेक करना है, लेट्स सी. સો આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ ડ્રિલિંગ મશીનના ટેબલની સપાટી સ્પિન્ડલની રોટેશનની એક્સિસના કાટખૂણે હોવી જરૂરી છે. તેમની વચ્ચેનો ખૂણો જો 90 ડિગ્રીથી વધારે કે ઓછો હોય તો ટેબલ પર રાખેલા જોબની અંદર બનાવેલું કાણું જોબની સપાટીને કાટખૂણે થવાને ટેપર થશે. મીન્સ વોટ? સી, this is a figure. Suppose this one is a axis rotation, okay, and this one is your table. So axis of rotation जो आपके डीलिंग मशीन है उसकी और टेबल के बीच में आपका एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का. अगर 90 डिग्री नहीं है वो एंगल तो क्या होगा, जो आपकी सरफेस होगी वो टेपर प्रोड्यूस होगी. ओके, सो दिस इज योर स्क्वायरनेस. ओके, अगर उसके बीच का आपका 90 का एंगल है तो सरफेस प्रोड्यूस होगी वो आपकी स्क्वायर होगी. और स्क्वायरनेस उसको हम बोल सकते हैं कि वो आपकी सरफेस होगी, उसके जो हॉल है वो कैसा होगा? आपका स्क्वायरनेस होगा. સો આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ જો વર્ક સપાટી 1 અને વર્ક સપાટી 2 અને લંબ હશે તો વર્ક સપાટી 1 સ્ટાન્ડર્ડ એન્જિનિયરિંગ સ્ક્વેરની સપાટીને સમાંતર હશે. આથી વર્ક સપાટીની પેરેલિઝમ ડાયલ ઇન્ડિકેટર વડે ચેક કરવા માટે વર્ક સપાટી 1 અને 2 વચ્ચે સ્ક્વેરનેસની એરર જાણી શકાય છે. મીન્સ સપોઝ आपके दो सरफेस हैं. So suppose this one is your work surface 1, this one is your work surface 2. Okay, so work surface 1 और work surface 2 आपका स्क्वायरनेस है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे एक हम स्टैंडर्ड इंजीनियर स्क्वायर पुट करेंगे जो कि आपको ऑलवेज राइट एंगल होगा. ओके, और ये आपकी सरफेस है उसके साथ भी वो कैसा होगा? 90 डिग्री के एंगल पे होगा. और सेम जो आपकी वर्क सरफेस 1 है वो वर्क सरफेस 2 के 90 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे इसके बीच में हम डायल इंडिकेटर पुट करेंगे. अगर डायल इंडिकेटर आपका जीरो रीडिंग शो कर रहा है तो क्या होगा? आपकी वर्क सरफेस 1 और वर्क सरफेस 2 कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और वो स्क्वायरनेस हम उसको बोल सकते हैं. ओके, सो स्क्वायरनेस નું મહત્ત્વ જ્યોમેટ્રિકલ એક્યુરેસી માટે ખૂબ જ વધારે છે. ડ્રિલિંગ મશીનના ટેબલ અને રોટેટિંગ સ્પિન્ડલ વચ્ચેની સ્ક્વેરનેસ, મિલિંગ મશીનના ટેબલની સપાટી અને વર્ટિકલ કોલમ વચ્ચેની સ્ક્વેરનેસ વગેરે નિર્ધારિત क्षतिથી વધારે क्षतियुक्त હોય तो તે મશીનો પર બનતા જો ખામયુक्त જ બનશે. मीन्स जो सपोज जो आपका ये एक्सिस था मिलिंग मशीन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो आपकी टेबल थी उसके बीच का एंगल अगर आपका 90 डिग्री से
थोड़ा कम या ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो भी आपके जॉब प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, आपके एरर वाले। ओके, सो ऑलवेज स्क्वायरनेस का अगर आपको फॉलो करनी है तो आपकी जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए बिटवीन द वर्क सरफेस एंड योर मशीन टूल। ओके, सो दिस इज योर स्क्वायरनेस। नाउ सेकंड वन इज योर राउंडनेस। तो राउंडनेस क्या है, तो वर्ड पे से हमें राउंड मतलब क्या, सर्कल होगा, तो इसकी हम क्या करेंगे, सर्कुलरिटी मेजर करेंगे कि प्रॉपर सर्कल है कि नहीं। तो सर्कल में दो टर्म आप आते हैं, एक तो आपका रेडियस आएगा, एक आपका डायमीटर आएगा। ओके, तो सेंटर पॉइंट में से जो पास होगी लाइन और दो पॉइंट को टच करेगी एंड पॉइंट को, सर्कल को, और इसके हाफ को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। सो डी वाई टू इक्वल टू आर। सो इसमें क्या करेंगे, राउंडनेस में चेकिंग करने के लिए जो भी आपके डायमीटर हैं, डायमीटर सारे कैसे होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। तो सेंटर में से पास होंगे और एंड पॉइंट को टच करेंगे सर्कल को, वो सारे डायमीटर, उसकी लेंथ सारी की सारी सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो वो राउंडनेस हम उसको बोल सकते हैं। सो नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ राउंडनेस. સો રાઉન્ડનેસ એટલે ગોળાકાર વર્ગ સપાટીની સેન્ટર લાઇનથી તેની સપાટીની રેડિયલ યુનિફોર્મિટી. So roundness is defined as the radial uniformity of the surface of the circular part from its center line. So जो आपकी सेंटर लाइन है और सेंटर पॉइंट है, ओके, वहाँ से जो आपका सर्कुलर पार्ट है वो आपका सर्कुलर है कि नहीं, उसको बोलेंगे राउंडनेस. तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे सारे पॉइंट का, सारे पॉइंट का डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ राउंडनेस. સો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ જો ગોળાકાર ભાગની પ્રત્યેક રેડિયસ और ટ્રેજેક્ટરી એક સરખી જ હોય તો આ ગોળાકાર ભાગની સપાટી રાઉન્ડ છે તેમ કહી શકાય. પરંતુ જો માઇક્રોમીટરથી માપતા અમુક ટ્રેજેક્ટરીઝની સાઇઝની લંબાઈ એક સરખી मालूम ना पड़े तो गोलाकार भागनी राउंडनेसમાં खामी है. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल लाइन से सब मेज़र करेंगे, अगर आपका सेम है सारी लाइन का डिस्टेंस तो उसको हम राउंडनेस बोल सकते हैं. મહદ અંશે રાઉન્ડનેસ અને સર્ક્યુલરિટીને એક જ માનવામાં આવે છે, પરંતુ રાઉન્ડનેસ એ ઉપર જણાવ્યા એમ એક પરિસ્થિતિ છે જેમાં કોઈ ગુણાકાર ભાગના સરફેસના દરેક બિંદુઓ કે જે ભાગની કોમન એક્સિસના લંબ પ્લેન પર રહેલા છે તે એક સરખા અંતરે હોય છે. ઓકે, બટ જે તમારી જે એક્સિસ છે તે તમારી ફિઝિકલી હોતી નથી, તે એક પ્રકારની ઇમેજનરી एंटिटी છે. मीन्स सपोज हम एक कोई भी सर्कल या प्रोड्यूस करेंगे पार्ट, तो वहाँ पे एक्सिस नहीं होगी, वो एक इमेजनरी होगी, बराबर. तो हमें क्या करना है वहाँ पे, तो हमें उसमें क्या करना है, हमारे पास खाली सरफेस ही होगी. सपोज ये प्रोडक्ट है सर्कल, सेंटर तो होगा नहीं हमारे पास, एक्सिस तो इमेजनरी है, तो क्या करेंगे, जो आपकी सरफेस है एंड सरफेस, वहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे. ओके, तो वो आपका सेम होना चाहिए. ओके, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ये आपकी सर्कुलरिटी भी होती है और सर्कुलर कंटूर बोलेंगे इसको. ये पूरा कंटूर है आपका सर्कुलर, तो वहाँ से अगर आपका डिस्टेंस सेम है सो इट इज़ योर राउंडनेस. ओके, સો उसका महत्व क्या है. सो राउंडनेसનું महत्व विविध બેરિંગ એસેમ્બલીમાં અત્યંત અંગનું છે. जैसे कि आपका बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग है तो बेरिंग तो सर्कुलर ही होती है मोस्ट ऑफ. अगर बेरिंग में अगर आपका राउंडनेस नहीं है, उसमें थोड़ा गैप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इसेंट्रिक हो जाएगा. तो जब हम उसको पुट करेंगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बेरिंग को, तो बेरिंग ऑलरेडी आपकी इसेंट्रिसिटी वाली होगी, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, जो आपका शाफ्ट होगा वो भी इसेंट्रिक होगा, तो उसके रोटेशन में भी डिफरेंस आएगा. ओके, तो जो सर्कुलर आपका इक्विपमेंट है, बेरिंग हो गया, ओके, तो उसमें राउंडनेस का महत्व वेरी इम्पोर्टન્ટ. સો શાફ્ટ કે જેના પર બેરિંગ ફિટ થયેલી છે તેની રાઉન્ડનેસ અને બેરિંગની राउंडनेस योग्य ना हो तो તે असेंबलीની सर्विस लाइफ में घटाड़ो થાય છે. जैसे कि मैंने आपको बोला, ओके, जैसे अगर आप उसमें थोड़ा इसेंट्रिसिटी है, ओके, अगर वो प्रॉपर नहीं है, राउंड नहीं है आपका बेरिंग और शाफ्ट, ओके, तो उसमें क्या होगा, जब हम शाफ्ट को फिट करेंगे बेरिंग के अंदर, तो वो भी उसका जो मोशन होगा वो सेंटर एक्सिस से आगे या पीछे होगा, तो उसमें भी इसेंट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. उसकी हेल्प से क्या होगा, जो आपकी सर्विस लाइफ में भी उसकी रिड्यूस होगी सर्विस लाइफ भी, और जिसका एप्लीकेशन में हमने उसको यूज़ किया है उस एप्लीकेशन में भी क्या होगा, आपकी एरर आएगी. ओके, तो दिस इज योर राउंडनेस. સો વિવિધ મશીનરી જેવી કે શીપ ને શાફ્ટની રાઉન્ડનેસ યોગ્ય ન હોવાથી તેના ગિયરબોક્સમાં અવાજ અને વાઇબ્રેશન પેદા થાય છે. હાઇડ્રોલિક મશીનરીમાં અયોગ્ય રાઉન્ડનેસને કારણે લીકેજનો प्रॉब्लम संभवी सके છે. ओके, तो ये मेन प्रॉब्लम होगी अगर राउंडनेस नहीं है आपकी सरफेस के अंदर और आपके प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा. ओके, उसकी हेल्प से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है और गियर बॉक्स है उसकी लाइफ भी रिड्यूस होगी और लीकेज के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं इन हाइड्रोलिक मशीनरी के अंदर.
Okay, so this is the important of the roundness. Now let's see the various method to measure the straightness, flatness, squareness and roundness. Okay, so testing कैसे करनी है उनकी, so अलग अलग मेथड है यहाँ पे. So let's see the straightness testing. So first one is your base method, second one is your straight edge method, third one is your light gap and filler gauge method, fourth one is your autocollimeter method and फिफ्थ वन इज प्रिसीजन लेवल मेथड. ओके, सो वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज बेस मेथड. सो बेस मेथड में क्या होगा, सो यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, दिस वन इज वन ऑफ द बेस. ओके, तो इसकी मेजरमेंट करेंगे स्ट्रेटनेस का. सो कैसे मेजर करेंगे, लेट्स सी. સો સ્ટેટ એજ ઉપર એક સરખા માપના 10 કાપાઓ બનાવવામાં આવે છે જેમનું કુલ અંતર 0.544 એલ હોય છે, જે એલ એ સ્ટેટ એજની કુલ લંબાઈ છે. ઓકે, આ અંતરે રાખેલા ટેકાઓને एरिना पॉइंट्स कहे છે. सो यू कैन सी हियर. ओके, ये आपका एक स्टेट एज है. ओके, उसमें टोटल 10 पॉइंट है. ओके, और इसकी लेंथ कितनी होगी आपकी 0.544 टाइम्स ऑफ एल. सपोज ये आपकी टोटल लेंथ एल है, तो इसका कितना होगा आपका 0.544 टाइम्स एल के अंदर हम 10 डिवीज़न, इक्वल 10 डिवीज़न करेंगे. ओके, इसका डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल होगा. नाउ આકૃતિમાં બતાવ્યા મુજબ જે વર્ગ સપાટી ચેક કરવાની છે તેના ઉપર 0.544 એલ અંતરે મૂકેલા જુદી જુદી ઊંચાઈના સ્લીપ ગેજના ટેકા ઉપર સ્ટેટ એજને ગોઠવવામાં આવે છે. બંને સ્લીપ ગેજની સેટની ઊંચાઈમાં 0.1માં તફાવત હોય છે. એક સેટ 10 mm અને બીજો સેટ 10.10 mmની ઊંચાઈનો છે. સો यू कैन सी हियर, ये आपके अलग अलग सेट हैं. ओके, जो फर्स्ट सेट है वो आपकी 10 mm की हाइट पे है और जो आपका थर्ड वन सेट है वो कितने की हाइट पे है 10.10 mm की. यहाँ पे आपके पॉइंट भी कितने हैं, जो डिवीज़न किया है वो भी 10 पॉइंट है. सो फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपका ये है. ओके, और इसका डिस्टेंस कितना है आपका हॉरिजॉन्टली 0.554 टाइम्स. ओके, सो ઉપરયુક્ત રચનામાં સ્ટેટ એજ અને વર્ક સપાટી વચ્ચે बेज જેવો આકાર उत्पन्न થાય છે. तो यू कैन सी दिस इज योर वर्क सपाटी और ये आपका बेज है. तो बेज जैसा आकार क्रिएट हुआ, कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ आ बेजની કિંમત દરેક કાપા માટે 0.1/10 और 0.01 mm જેટલી હોય છે. मीन्स सो सपोज यहाँ पे आपका 10 mm है. ओके, सो 2 पॉइंट पे 10.02 होगा, सेम 7 पॉइंट पे 10.07 होगा, 9 पे 10.09 होगा और 10 पॉइंट पे 10.10 होगा. सो यू कैन सी हियर. ओके, फर्स्ट पॉइंट पे आपका 10 है, लास्ट पॉइंट पे आपका 10.10 mm है. ओके, 10 में गैप पे सेम इसकी गैप पे आपका 0.1 mm का आपका गैप आएगा. ओके, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, कोई आपका अननोन मेजरमेंट है. ओके, तो उसको हम पुट करेंगे इसके बीच में. सपोज आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट 10.05 है, तो उसको हम पुट करेंगे या फिर इसके बीच में पुट करेंगे. तो उससे मेजर करेंगे कि कौन से वो आपके पॉइंट को टच कर रहा है. सपोज यहाँ पे एक आपका कोई ऑब्जेक्ट है अननोन हाइट का, तो उसकी मेजरमेंट करनी है, तो 5 पे आपका कौन सा आएगा 10.05. अगर वो नहीं आ रहा है 10.05 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसमें क्या है, एरर है कुछ. तो इस तरह से हम क्या उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेज मेथड. ओके, सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. જો બંને સપાટીઓને સ્ટેટ માની લેવામાં આવે તો સ્ટેટ એક નંબરના કાપા નીચે વર્ગ સપાટી સુધીનું ઊભું અંતર 10.01 mm થશે, તે નોમિનલ હાઇટ કહે છે. આથી એક કાપા નીચે 10.01 mmની ઊંચાઈના સ્લીપ ગેજનો સેટ ગોઠવવામાં આવે તો તે એક કાપાને સ્પર્શ કરશે. તેવી જ રીતે 5 કાપા નીચે 10.05 mmની નોમિનલ ઊંચાઈનો સ્લીપ ગેજ સેટ 5મા કાપાને સ્પર્શ કરશે. પરંતુ જો વર્ગ સપાટીમાં સ્ટ્રેટનેસની એરર હશે તો જે તે કાપા નીચે તેની નોમિનલ ઊંચાઈના સ્લીપ ગેજ સેટ કરતાં વધુ અથવા ઓછી ઊંચાઈનો સ્લીપ ગેજ સેટ દાખલ કરવાથી તેને કાપાને સ્પર્શ કરશે. એટલે શું, જેમ મેં તમને સમજાવ્યું, જો આ 10.05 કરતાં વધારે કે ઓછું થયું તો શું કરશે, આગળ કે પાછળ ટચ કરશે ને, એટલે એમાં શું એરર હશે. ઓકે, આ રીતે સ્ટેટ એજ પર બધા જ કાપા માટે अपनाવી વર્ક સપાટી જુદી જુદી જગ્યાએ સ્ટેટનેસ એરરનું માપ મેળવવામાં આવે છે. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट वन मेथड ऑफ बेस मेथड. ओके, सो आपको समझ में आया होगा. ओके, बेस मेथड का कैसे यूज़ करना है. सो આ પદ્ધતિ વડે નાની લંબાઈની લેપિંગ કરેલી સપાટીઓની સ્ટેટનેસ ચેક કરી શકાય છે. ગેજીસના બે ટેકાઓની ઊંચાઈમાં રહેલા તફાવત
મુજબ 0.01 mm કે 0.001 mm સુધીની ચોકસાઈથી સ્ટેટનેસ એરર શોધી શકાય છે। આ પદ્ધતિના અમુક મર્યાદાઓ નીચે મુજબ છે। सो एंड कुछ लिमिटेशन भी है। सो लेट्स सी इट्स लिमिटेशन। सो રીડિંગની ચોકસાઈનો મોટા ભાગનો આધાર સ્લીપ ગેજના યોગ્ય જોડાણ પર છે। સ્લીપ ગેજનું યોગ્ય જોડાણ ન થાય તો રીડિंग क्षति આવે છે। ओके, अगर आपका स्लिप गेज प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाए, ओके, स्लिप गेज को फिक्स करने की मेथड भी हमने देखी थी। ओके, रिंगिंग मेथड थी। ओके, कैसे फिक्स करना है। सो रिंगिंग मेथड अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो उसमें क्या आपका एरर भी आ सकता है રીડિંગ लेते समय। मात्र नानी सपाटीओनी स्टेटनेस चेक थी सके छे। ओके, लेंथ उसकी कैसी होनी चाहिए, जो भी आपका वर्क पीस है कम होनी चाहिए, 10 mm, 15, 20, जैसे कि हमने देखा इस एग्जांपल में 10 mm था और 10 to 10 10 to 10 mm तक हमने उसकी स्टेटनेस मेजर की थी। ओके, फ्रॉम 10 mm टू 10.10 mm। ओके, सो कम हाइट की सपाटी की लेंथ की हम स्टेटनेस चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस मेथड। नाउ थर्ड लिमिटेशन इज उसका टाइम कंज्यूमिंग कैसा है, ज़्यादा। सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्टेटनेस मेजर करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। ओके, सो टुडे वी हैड सीन योर मेथड of base method। Okay, in the next lecture we will see the remaining method। Okay, your state gauge method, autocollimeter method and precision level method। Okay, so I hope you understand this base method। Okay, in the from the next video lecture we will continue our topic from your state gauge method।